All right, everybody. Assalamu alaikum. I am Muhammad Abu Bakr. Today we are going to solve the Cambridge O Levels Biology Paper 21, Variant 21, Paper 2, Variant 21 from the October-November 2021 series. And कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा हाय उज़्ज़ाद पशिमा का पशिमा होना. All right, so beginning again with the beautiful share, we move on to question number 1. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 सारा हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक में से है. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? द डायग्राम शोज द ह्यूमन लंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स. ठीक है. पार्ट ए में क्या कहते हैं? कंप्लीटेड डायग्राम बाय लेबलिंग द पार्ट्स. ठीक है. ये हमारे पास विंड पाइप है, ये हमारे पास ब्रोंकियोल्स है, ये हमारे पास लैरिंक्स है. अब सवाल यहाँ पे ये आता है, आपको किस तरह पता चला कि ये लैरिंक्स है, ये ट्रैक, ये ब्रोंकियोल्स है? जो ब्रोंकाई हैं, ये हमारे पास ब्रोंकाई हैं, ये डिवाइड करते हैं इनटू सेवरल वेरी फाइन ट्यूब्स. दिस फाइन ट्यूब्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स. दे आर कॉल्ड दी ब्रोंकियोल्स. ठीक है. और ब्रोंकियोल्स जैसे जैसे वो लंग्स के अंदर देखें, ये 1 2 3 4 5 6 इनकी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, वो स्मॉलर टू स्मॉलर होते जाते हैं ब्रोंकियोल्स, और वो जाके एल्वियोलर डक्ट के अंदर खुल जाते हैं. सो दिस इज द निशानी ऑफ द ब्रोंकियोल्स. इट इज अ साइन बाय व्हिच यू कैन असाइन इट दैट दिस इज अ ब्रोंकियोल. अच्छा, विंड पाइप की क्या कैटेगरी होती है? विंड पाइप को रिकॉग्नाइज करने क्या कि इसमें सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिलते हैं. सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स ये देख सकते हैं, 1 2 3. ये इसके अंदर हमें ढेर सारे सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिल जाते हैं. और ये बाय द वे ये जो कार्टिलेज होता है, इसे हम कहते हैं हायालाइन कार्टिलेज. हायालाइन कार्टिलेज कहते हैं. खैर, इसको इग्नोर करें. और विंड पाइप के डायरेक्टली ऊपर होता है लैरिंक्स. लैरिंक्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है. और ये भी लैरिंक्स जो है, ये भी किससे बनकर मिला होता है? ये भी कार्टिलेज से ही बना होता है. और ठीक है, इसके अंदर फाइब्रस बैंड्स होते हैं लैरिंक्स के अंदर, जो कि वॉइस प्रोड्यूस करते हैं जब उनमें से एयर पास करती है और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. अच्छा जी, अगला सवाल क्या है जी? ठीक है. एक्सप्लेन व्हाई अ ह्यूमन नीड्स लंग्स. कि एक इंसान को ये जो सेट ऑफ स्ट्रक्चर है, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, इस इंसान जो है, एक ह्यूमन रिस्पायर करता है. रिस्पायरेशन के लिए उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. और एज अ बाई प्रोडक्ट वो क्या निकालते हैं? CO2 अलॉन्ग विद वाटर. अब क्या है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको CO2 उसने रिलीज करनी है. अब यही प्राइम मकसद है हमारे पास. लंग्स का मकसद ही यही है एक्चुअली. द वन एंड ओनली मकसद ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लंग्स इज टू डू द गैसियस एक्सचेंज. क्यों जी? उससे आपने अपना सबसे पहले ब्रेन ऑपरेट करना है. ठीक है. ब्रेन से क्या है कि जी आपका हार्ट ऑपरेट होगा. हार्ट से क्या है कि जी आपके मसल्स काम करेंगे. मसल से क्या काम है? बोन्स काम करेंगी. बोन से क्या काम है जी? डर्मा काम, और मतलब स्किन काम करेगी. डर्मा काम कर गई तो आपका रीनल फंक्शन काम करेगा. उसके साथ आपका यूरिनरी फंक्शन, ये रीनल तो हो गया, साथ हेपेटिक फंक्शन. आई मीन जितने भी ये बॉडी सिस्टम्स हैं, उन सारों को ऑक्सीजन एज एन इसेंशियल कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए. और ऑक्सीजन नहीं होगी तो मर जाएगा अगला. तो यही बुनियादी वजह है. इंसान को अपनी ह्यूमन को एक्टिविटीज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. बस इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए. ठीक है. यही बात मैंने नीचे लिखी. ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव इफ ही हैज डिसफंक्शनल लंग्स या एब्सेंस ऑफ लंग्स. के लंग्स मसले कर रहे होंगे तो वो ही कैन सर्वाइव. अगर तो मसला थोड़ा होगा, ज्यादा मसला होगा तो जाहिर बात है लंग काम नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा. that's because humans need oxygen from the air and have to release carbon dioxide by respiration. ये बात मैंने बता दी. only an organ which provides large surface area for gaseous exchange would serve here. एक अब जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या है? एल्विलाई है. एल्विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं गैशियस एक्सचेंज का. और कोई तरीका है ही नहीं जहां से गैशियस एक्सचेंज करवाए. ठीक है. तो जो एक ऑर्गन है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वही काम करेगा. अदरवाइज इफ देयर इज नॉट इनफ सरफेस एरिया और गैशियस एक्सचेंज वो होगा नहीं, तो द पर्सन विल एक्सपीरियंस SOP क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कैन नॉट डू हिज एक्टिविटीज. ये आपके 3 नंबर पूरे 6 नंबर का सवाल. दैट्स द एंड. अच्छा जी,
पार्ट टू की तरफ जाते हैं। पार्ट टू में क्या कहता है, अ फार्मर इज ग्रोइंग अ क्रॉप ऑफ टोमेटो प्लांट्स। तो ये उसने टमाटर के प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करना चाहे हैं। द टोमेटो प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए आपको क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या है, CO2 and water combine to form glucose plus oxygen in the presence of what, chlorophyll, the essential component of the stomata and sunlight, because उसको एनर्जी चाहिए रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए। यही बात नीचे लिखी है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। ये बात भी यहाँ पे अपनी लिखनी है, इट टेक्स प्लेस इन द mesophyll cells of the leaf. In this process, CO2 and water combine as reactants and produce glucose in the presence of sunlight and oxygen, along with the presence of chlorophyll and sunlight along with oxygen. तो ये भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पार्ट बी में क्या कहता है, द फार्मर ग्रोज द टोमेटो प्लांट्स इन अ ग्लास हाउस इंस्टेड इन एन ओपन फील्ड, सजेस्ट द रीजंस व्हाई दिस इज एन एडवांटेज टू द फार्मर। ठीक है, एक लेट्स सपोज दिस इज योर ग्लास हाउस, दिस इज योर ग्लास हाउस। एक क्या है कि इसमें टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो मेंटेन्ड है। उससे क्या होगा कि हमारे जो इंजाइम्स हैं, जिसने मतलब प्लांट्स की जो है ग्रोथ शोथ करानी है, उनकी एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है, वो सही फंक्शन करेंगे। दूसरा क्या है कि ग्लास हाउस उसको एनिमल से, कि जो हर्बीवोर्स हैं खास तौर पे एनिमल से, ये चीज भी ज़हन में आनी चाहिए, एनिमल से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत रफ हुई हुई है, एक सेकेंड। ठीक है, तो जो एनिमल्स है उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ जो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी जो लाइट पास कर रही है थ्रू द ग्लास हाउस, वो भी हम इस पर मेंटेन कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स ग्रोथ। तो ये सारी चीजें हैं बाय यूजिंग अ ग्लास हाउस। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सेटअप इज मेंटेन्ड, ये बात मैंने कहा दी। इन दिस वे द एंजाइम्स फंक्शन वेल। ठीक है, अच्छा जी। अदर फैक्टर सच एज लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को भी आप रेगुलेट कर सकते हैं ग्लास हाउस के अंदर। और आल्सो मेंटेन, ठीक है, आल्सो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हर्बीवोर्स एंड इंसेक्ट्स, दस एन ऑप्टिमम यील्ड इज सीन। अब इस केस में ऑप्टिमम यील्ड जो है दैट इज एन एडवांटेज टू द फार्मर। की ऑप्टिमम यील्ड होगी तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचेगा। पार्ट टू में क्या कहता है, जस्ट वन डिसएडवांटेज अदर देन द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन दिस वे। एक ग्लास हाउस के अंदर लेट्स सपोज अगर हमने 2 ग्लास हाउस लिए और हम कराना चाहते हैं जी यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन, तो कोई जरिया नहीं है कराने का अनलेस अनटिल कि वहां पे जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो इंटरफेयर करे क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए। क्या मतलब कि पोलिनेशन यहाँ पर थोड़ी होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी होगी, जेनेटिक वेरिएशन थोड़ी देखने को मिलेगी। Pollination will be difficult. Also the setup has to be watered regularly. हाँ, इसमें अब एक और बहुत मसला है ग्लास हाउस के अंदर के जो रेन है हमारे पास। रेन तो ग्लास हाउस तो उसको मतलब इंटरफेयर करने ही देगा ना रेन को, तो इसको आपने मैनुअली वाटर करना है। अब आपने ग्लास हाउस को मैनुअली वाटर करना है, तो ये भी अगेन है एक डिसएडवांटेज कि वो रेन को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। रेन के इटसेल्फ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो ये भी एक और मसला है। टोमेटो डज नॉट एक्सपीरियंस रेन, इट हैज टू बी वाटर्ड रेगुलरली। ठीक है, अच्छा जी। पार्ट सी में क्या कहता है, द ग्राफ शोज हाउ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन वेरी विद लाइट इंटेंसिटी। सो वी हैव लाइट इंटेंसिटी व्हेन ऑल अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर केप्ट द सेम। बाकी हर चीज उसने उसी तरह रखी, एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक, एक्सप्लेन हाउ दिस ग्राफ shows that the light intensity is the limiting factor for photosynthesis. Light intensity P at this point, why it is a limiting factor, and at Q it is not a लिमिटिंग फैक्टर। पी पे क्या देखें, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बाकी सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसने रखे हैं सेम, इसको कर दें एक साइड पे। अगर आप पी के ऊपर काम कर देंगे लाइट इंटेंसिटी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कर जाएगा डिक्रीज। ठीक है, अब क्या है कि जब आप पहुंचते हो क्यू के ऊपर, ऑल्दो यू आर इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी, होना तो ये चाहिए कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो जो है वो कांस्टेंट
वो कांस्टेंट दिखा रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है। वजह इसकी ये है कि इस पॉइंट के ऊपर मतलब इस पॉइंट से ऑनवर्ड कोई और एनवायरमेंटल फैक्टर है, CO2 कंसंट्रेशन हो सकती है, वाटर कंसंट्रेशन हो सकती है, और दीगर मसले मसाइल हैं जो यहाँ पर इंट्रूड करेंगे और उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर देंगे। सो दिस इज द सी at P if you continue increasing the light intensity the gradient increases, वो बढ़ता जाएगा। whereas at Q despite the increase in light intensity, Q के ऊपर लाइट बढ़ा रहे हो आप, there is not an increase in photosynthesis, thereby here some other factor is limiting, कोई और चीज है, this can be CO2 concentration, it can be water concentration which may be altering the rate of photosynthesis here। अच्छा, अगला सवाल वो यही पूछता है भाई क्या होगा, नेम वन environmental condition that could be limiting photosynthesis at light intensity Q, so that would be CO2 concentration, और that would be either टेम्परेचर भी हो सकता है, यहाँ पर टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हैं नहीं, टेम्परेचर है एक्चुअली, या टेम्परेचर लिख देंगे उसके एंजाइम्स इसे फंक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई ताल्लुक तो होगा ही सही, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक, we move on to part 3। in question number 3 एक इंसान है, एक मर्द है, एक मर्द इज कुकिंग इन हॉट किचन, तो वो किचन में खड़ा है, उसकी बीवी से जबरदस्ती काम करवा रही है, एंड स्वेट इज बीइंग रिलीज्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स इन स्किन, कहीं पे नहीं लिखा जबरदस्ती काम करवा रही, लेकिन अजीब ही है, कोई बड़ा अच्छा ओबीडियंट बंदा है जो काम कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा जी, अ मैन इज कुकिंग इन अ हॉट किचन, तो and sweat is being released by sweat glands in skin, explain the term homeostasis with reference to sweating। होम्यो का मतलब क्या है, होम्यो का मतलब है होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं, सेम, और स्टेसिस का मतलब है मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है, इट इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी कंडीशंस डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डिस्पाइट चेंजेस सीन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। लेट्स सपोज के किसकी मिसाल लें, लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके ओ लेवल्स के आपके चल रहे पेपर 2 चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी हम पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे क्या है कि आपकी जो स्पीड थी पेपर सॉल्व करने की, आपने जो उसको सॉल्व करना था वो 1 आवर 45 मिनट्स में करना था, तो मतलब आपके पास 105 मिनट्स थे उसको करने के लिए, ठीक है। आपने शुरू में सोचा कि यार मैंने तो इसको 90 मिनट में 90 मिनट्स में आई हैव टू एंड दिस पेपर। अब हुआ क्या कि वहां पे आपके सेंटर में, कोई भी सेंटर है आपका, वहां पे बिजली चली गई, अब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी गई, उससे क्या हुआ, कुछ बच्चे तो थे जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मतलब उनको मसला हुआ, उन्होंने टाइम जाया किया और शोर मचाया कि यार बिजली लेकर आओ, ये करो वो करो, उस वजह से उनका जो रेट था, लेट्स सपोज अगर उन्होंने 95 पे करना था, आपने 90 पे करना, उनका 95 से 100 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन आप वो बच्चे हो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली है कोई फर्क नहीं पड़ता, आंधी तूफान झगड़ा झगड़ा कुछ चल रहा है, आपने कहना है मैंने तो 90 मिनट्स में पेपर खत्म करना है, और आप वो कर जाओगे, देन उस वक्त आप होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पे पूरा उतरोगे कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज तो देखने को मिली, लेकिन आपने अपना जो मकसद था, अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शन था, अपना नॉर्मल पेपर की जो रूटीन थी पेपर सॉल्व करने की, उसको आपने कैरी ऑन किया, आपने कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या बाहर हो रहा है। सो दैट वुड बी होम्योस्टेसिस द बेस्ट एग्जांपल। इन केस ऑफ स्वेटिंग क्या है कि बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, टेम्परेचर की बात करो, स्वेटिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपकी बॉडी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगी, उस वजह से आपकी जो बॉडी है वो होम्योस्टेसिस कर रही होगी उस वक्त। जब स्वेटिंग कब होती है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो आप स्वेटिंग कराते हो, स्वेटिंग से क्या इवेपोरेशन देखने को मिलती है, इवेपोरेशन के बाद होता क्या है, कूलिंग होती है बॉडी की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, वैसोडाइलेशन होती है, ज्यादा ब्लड फ्लो करता है और सारा आपकी बॉडी कूल होती है। So homeostasis is defined the maintenance of normal body condition despite fluctuations, despite changes in the external environment. In sweating, the body releases sweat to bring the body temperature back to normal. या बल्कि मैं बहुत मतलब रॉ लिखा है इसका आंसर, इसको आपने क्या लिखना है यहाँ पे, cool the body
बाय इवेपोरेशन, इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 भी वही चीज है, एक्सप्लेन हाउ रिसेप्टर्स एंड ब्लड वेसल्स इन द मैन स्किन्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन होम्योस्टेसिस व्हेन ही इज इन द हॉट किचन। देखें, अब वो ये लेट्स सपोज ये आपका स्टोव है और यहां पर वो भाई खड़ा खाना पका रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो उसके ब्रेन में एक मैसेज जाएगा, ठीक है, मैसेज एक रिसेप्टर लेकर जाएगा, ठीक है, कि भाई बाहर का टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया ऊपर, तो आप क्या नाम है ब्रेन ये रिसेप्टर इससे कहेगा कि ना नॉर्मलाइज बॉडीज टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मलाइज करो, ठीक है। तो रिसेप्टर का तो काम ये है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से टेम्परेचर चेंज चेक करेगा। अच्छा, होना क्या है फिर ब्रेन, अच्छा उसके बाद उसने किस चीज का क्या है, एंड ब्लड वेसल इन द मैन स्किन, ब्रेन आपकी जो आर्टरीज हैं या आपकी ब्लड वेसल्स हैं दैट आर पासिंग थ्रू योर स्किन, पहले तो आर्टरी को सबसे पहले जाएगा, आर्टरी में से वेसोडाइलेशन कराएगा, फिर कैपिलरीज की होगी। जनरल वर्ड्स में आपकी ब्लड वेसल स्किन में से फ्लो कर रही है, उनको मैसेज जाएगा कि भाई आप कराओ वेसोडाइलेशन वो फिनोमेना है जिसमें जो ल्यूमन है हमारे पास, जो ल्यूमन है लेट्स सपोज अगर ये नॉर्मल ल्यूमन था, दिस इज द नॉर्मल ल्यूमन, तो अब उसने करा दी वेसोडाइलेशन, तो ये अब उसका अपग्रेडेड ल्यूमन हो जाएगा। उससे क्या होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा इस ल्यूमन में से, और ज्यादा मतलब बॉडी जो है ज्यादा हीट एनर्जी उसमें से फ्लो कर रही होगी, और ज्यादा हीट लॉसेस होंगे, ज्यादा हीट के लॉसेस देखने को मिलेंगे बाय रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन या ना तो कन्वेक्शन है ना तो कंडक्शन है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा जी, रिसेप्टर्स डिटेक्ट द टेम्परेचर एंड सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन टू परफॉर्म रिक्वायर्ड एक्शन। इस केस में हमने क्या है, कूल करनी है बॉडी को, कूल करवाना है बॉडी को। द ब्रेन सेंड द मैसेज टू वेसोडाइलेट द आर्टरीज, आर्टरीज मैंने बहुत अगेन रॉ टर्म लिखी है, कैपिलरीज लिखेंगे आप यहाँ पे, कैपिलरीज, एंड मोर ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू देम एंड देयरफॉर देयर इज मोर एनर्जी लॉस बाय रेडिएशन। उससे क्या है कि एनर्जी लॉस किस तरह के, वहां से स्वेटिंग होगी, एक तो एनर्जी वैसे भी रिलीज हो रही है और एनर्जी लूज हो रही है वहां पे, ठीक है। स्वेटिंग से क्या है कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो वापस नीचे गिर जाएगी। पार्ट बी में क्या कहता है, स्वेट कंटेन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गन वेयर मोस्ट यूरिया इज मेड इन द बॉडी। लिवर जो है, लिवर मैन्युफैक्चर्स यूरिया फ्रॉम अमोनिया, ये बात याद रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला कौन, हमारा लिवर। पार्ट सी में क्या कहता है, द टेबल शोज द कंसंट्रेशन ऑफ सम केमिकल्स फाउंड इन द स्वेट, यूरिन एंड ब्लड प्लाज्मा ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सम केमिकल्स इन द स्वेट, यूरिन एंड ब्लड, तो दिस इज स्वेट, यूरिन एंड ब्लड प्लाज्मा, एक्चुअली ब्लड जो है जो ब्लड क्लॉट जो है हमारे पास, उसमें तो शायद हमारे पास ब्लड सेल्स होंगे, तो ब्लड प्लाज्मा उसने ज्यादा टर्म यहाँ पे लिखी है, ठीक है। केमिकल जो है यूरिया है, सोडियम है एंड क्लोराइड है। यूज द डाटा इन द टेबल टू कंपेयर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन एंड ब्लड प्लाज्मा, यूरिन एंड ब्लड प्लाज्मा की केमिकल कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। यूरिन में यूरिया की अमाउंट इस कितने परसेंट ज्यादा, इज 64.5% ज्यादा। ये मैंने किस तरह निकाली कि ये एक फार्मूला है, आप एसएटी मैथ्स में पढ़ते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू एक्चुअल इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। तो ये फार्मूला याद रख लें, जिंदगी भर काम आएगा। एंड यू मल्टीप्लाई दिस बाय 100। एक्चुअल इंक्रीज 387 क्या है, देखिए 6 से 393 भी जा रहा है तो 387 के, और ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी 6 थी, तो आंसर आएगा 64.5 समथिंग। तो ये है हमारा यहां पे परसेंटेज इंक्रीज इन यूरिया गोइंग फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू यूरिन। जैसे सोडियम की जो मात्रा है, जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम की मात्रा का किया, कोई नहीं परसेंटेज निकाली, कोई नहीं, खैर निकालने की जरूरत भी नहीं है। ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा है, 140 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे भी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज करी व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम ब्लड टू यूरिन। तो सोडियम की मात्रा यूरिन में भी है, और फिर क्लोराइड जो है वो यूरिन में ज्यादा है। तो क्लोराइड जो है, जो एक्सेस में, कोई भी चीज एक्सेस में ब्लड ने उसको निकाल बाहर फेंकना है यूरिन के अंदर, ठीक है।
यूरिन कंटेन्स अ सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट, कितना 64.5% ऑफ यूरिया, more urea, 64.5% more urea than blood plasma, therefore urine is mostly waste. ठीक है, blood plasma contains more sodium than urine, thus sodium is essentially needed in the blood, but when it is in excess it is excreted through urine. अब आप जो है सोडियम NaCl की कंजप्शन बंद कर दोगे तो आपकी ब्लड के और यूरिन में नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को पहले ही चाहिए, ठीक है. एंड देन आफ्टर ऑल देयर इज लेसर क्लोराइड इन दी ब्लड. तो हमने अभी क्या करनी है, डेटा इंटरप्रिटेशन करनी है, सिंपल सी बात है. अच्छा जी, अ पेशेंट हैज अ किडनी डिजीज, उसको किडनी का मसला है एंड इज अबाउट टू स्टार्ट डायलिसिस ट्रीटमेंट. सजेशन एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द स्वेट ऑफ द पेशेंट कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ पर्सन हु डजंट हैव अ किडनी डिजीज. तो लेट्स सपोज ये पर्सन A1 है, ये पर्सन B1 है, ठीक है. इस बंदे को क्या है, किडनी डिजीज है, और ये बंदा कौन है, नॉर्मल है, ठीक है. अब हमने यूरिया की कंसंट्रेशन पढ़नी है उसकी इन दी स्वेट. अब जो बंदा नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रहा है उसका जो, ये मैंने बड़ी रास्ते डायग्राम बनाई लिवर की, लिवर है वो बेहतरीन फंक्शन कर रहा है, लिवर बेहतरीन फंक्शन कर रहा है, लिवर बेहतरीन फंक्शन कर रहा है, तो वो क्या बना रहा है, यूरिया. यूरिया है एक्सेस में, तो उसकी जो किडनीज हैं ये थोड़ी बेहतर बन गई हैं. जो किडनीज हैं वो अब प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, किडनीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही है. तो जो भी यूरिया वेस्ट है, जो वेस्ट यूरिया है वो आपकी यूरिटर से होते हुए बाहर जाएगी, ठीक है ना. यूरिटर से होते हुए उसको एक्सक्रीट कर देगा. क्यों? क्योंकि उसकी किडनीज नॉर्मल है, उसको किडनीज का मसला नहीं है, ठीक है. इसका मतलब क्या कि अब बॉडी को जरूरत नहीं है स्वेट के अंदर इतनी ज्यादा यूरिन की अमाउंट रखने की. यहां पे भी देखे तो स्वेट में बहुत थोड़ा है यूरिया है कंपेयर टू यूरिन. इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है बस वो उतना ही रखेगी, उतना ही निकालेगी जो है यूरिया थ्रू हिज स्वेट, क्योंकि उसको जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है. अब जो किडनी डिजीज वाला मसल बंदा है इसमें लिवर तो बेहतरीन फंक्शन कर रहा है, ठीक है. तो लिवर को तो यहाँ पे मुझे डालो ही ना. किडनी जो है, किडनी कर रही है मसला, किडनी जो है उसकी डायलिसिस होनी. डायलिसिस किस चीज को कहते हैं, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन. किडनी का फंक्शन क्या है, ब्लड प्यूरिफिकेशन कराना, ठीक है. तो उसकी डायलिसिस करा रहे हैं, क्यों, उसका किडनी का पार्शियल फंक्शन है, किडनी स्टोन्स है, मतलब उसका मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रही, तो उसके जो ब्लड है उसमें यूरिया की अमाउंट ज्यादा देखने को मिलेगी सिग्निफिकेंटली. हम उसकी डायलिसिस करवा ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उसके ब्लड की सफाई करा सकें. किडनी का काम है, किडनी नहीं कर रही. अब चूंकि वो किडनी से काम नहीं कर रही, उसका डायलिसिस स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं तो करना है डिपॉजिट आपके ब्लड ने यूरिया को, है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट. तो आपकी जो स्वेट है किडनी पेशेंट का, उसमें यूरिया का जो लेवल है वो ऊपर है, यूरिया का लेवल एक लेवल ऊपर है. यूरिया का लेवल ऊपर होगा तो यूरिया एक्सक्रीट कर देगा थ्रू स्वेट, क्योंकि बॉडी ने तो निकालना है, सारा नहीं लेकिन निकालेगा. खैर लंबी बात होगी. A person whose dialysis treatment is just to be started will definitely have more amount of urea in his blood because his kidney is not functioning properly. Obviously, I've told you this. The body has to release urea. Thus, his sweat will definitely have more urea and sweat में से यूरिया निकलेगी, excrete हो जाएगी. ठीक है, पार्ट 4 पे आते हैं. So it is from the ecology. The capac tree is a flowering plant that grows rapidly to become one of the tallest trees in a tropical rainforest ecosystem. Climbing plants wind up its stem and the tree provides a habitat for insect eating birds and frog. ठीक है, तो ये इसकी जो हाइट है ट्री की काफी लंबी है और इससे ये एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है बर्ड्स के लिए और फ्रॉग के लिए. बैट्स फीड ऑन द नेक्टर फ्रॉम इट्स फ्लावर एंड पोलिनेट देम सो दे कैन प्रोड्यूस स्मॉल लाइट सीड्स. तो बैट्स जो हैं यहाँ पर पोलिनेटर हैं. Insects feed on its leaf and when the leaves fall to ground, they will come into contact with soil, bacteria and fungi which are the decomposers here obviously. Use the information provided to draw a food chain for this tropical rainforest in the space provided. The chain should be contain 3 ecosystem. सबसे पहले कैपेक ट्री है हमारे पास, ठीक है. और उसके बाद क्या है कि एक सेकेंड, हाँ,
अब यहाँ पे आप लोग कुछ बच्चे यहाँ पे बर्ड्स और फ्रॉग्स डायरेक्टली लिख दो, ये गलत है। वो क्यों कि ट्री उसके लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करे, डायरेक्टली वो ट्री पे फीड नहीं कर रहे। तो कैपक जो है वो हमारा कौन है, प्रोड्यूसर है, और हर्बीवोर हमारे पास कौन है, इंसेक्ट्स हैं। इसने लिखा है यहाँ पे इंसेक्ट्स फीड ऑन द लीव्स, ठीक है, तो बात समझ आ जाती है। एंड देन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स जो है उसके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है ट्री। तो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स और फ्रॉग्स जो हैं वो यहां पर हमारे 3 ऑर्गेनिजम्स पूरे हो गए, इतना ही लिखना है। अच्छा जी, पार्ट 2 में क्या कहते हैं, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन इन विच बीइंग टॉल मे बी हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस ट्री स्पीशीज। ये जो सवाल है इसको आप अपना सारे लोग अपना व्हाट्सएप खोलें और पहले वहां से जाके इसको स्टडी करने की कोशिश करें। स्टडी करें कहां से, मेटा एआई है, उसको बताएं कि भाई मुझे ये सवाल है, वो आपको उसकी बड़ी कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है। एनीवेज देखें, जितनी उस ट्री की जो हाइट है उतना वो ज्यादा उसकी जो लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है वो ज्यादा है, तो वो अच्छी तरह से क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है। तो एक तो मतलब उसका सर्वाइवल ऑब्वियसली बढ़ गया क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंटेंसिटी अच्छी मिल रही है, ऑप्टिमम मिल रही है। उसने देखिए, अब ये जो कैपक ट्री है इज अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसने अपनी रिप्रोडक्शन के लिए इट डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन पोलिनेटर्स। अब पोलिनेटर्स में जो यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, और उसने क्या फ्रॉग्स लिखे हैं। अब चूंकि इसकी हाइट ज्यादा है सो इट इज मोर वल्नरेबल, मतलब ज्यादा चांसेस हैं कि वो इसके ऊपर आके अटैक करें या उसके ऊपर रिलाई करें। अटैक तो नहीं करेंगे, रिलाई करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे अपना जो भी उन्होंने करना है आके, ठीक है। दूसरा ये कि जितनी उसकी हाइट ज्यादा है, जितनी उसकी हाइट, तो कहते हैं ना आप, माइट इज राइट, ये बात हमेशा याद रख लें, ताकतवर ताकतवर है वाला, ठीक है। अब चूंकि इसकी हाइट ज्यादा है तो यहां पर ये इजीली कंपीट कर जाएगा। जो दूसरी स्पीशीज हैं किस चीज के लिए कंपीट करेगा, वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए जो सॉइल से उसने एब्जॉर्ब करने हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं। अच्छा जी, ये मैंने बात लिखी है, कंपटीशन अवॉइडेंस अलाउज इट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोर इफेक्टिवली, ये मैंने बात बता दी, माइट इज राइट। बेटर एक्सेस टू लाइट अलाउज इट टू ग्रो मच बेटर, ठीक है। इंक्रीज्ड विजिबिलिटी, चूंकि वो आसानी से देख सकते हैं, अलाउज द पोलिनेटर टू पोलिनेट मोर, उससे क्या होगा कि इट विल रिप्रोड्यूस इजीली, इट विल रिप्रोड्यूस इजीली, ये भी लिखें। और हाँ, प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोर, ये चीज काफी जरूरी है। अब किसी शेर ने 100 मीटर ऊपर, नहीं 100 मीटर तो बहुत ज्यादा ही लिख दिया मैंने, 20 मीटर ऊपर, अगर लेट्स सपोज ये 20 मीटर का है, ये हाइट है इसकी, तो कोई शेर इसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। और यार जो जितने भी हमारे पास हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर जो मैमेलियन हर्बीवोर्स हैं, वो भी इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, उसकी हाइट ही इतनी ज्यादा है, कौन जाएगा इतना ऊपर, तो उसका लेवल ऊपर है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोर्स एंड विंड डिस्पर्सल इज ग्रेटर, जितनी उसकी हाइट है उतना इजीली विंड उसको डिस्पर्स करेगी। विंड किस चीज को डिस्पर्स करेगी, पोलिनेशन को डिस्पर्स करेगी, ठीक है। और इस तरह के प्लांट्स में जो फोटोट्रोपिज्म है वो भी इजी है, फोटोट्रोपिज्म भी इजी पीजी जापानीज, ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 एक्सप्लेन व्हाई द बैक्टीरिया एंड फंगाई फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट सॉइल आर इंपॉर्टेंट इन दिस इकोसिस्टम। बैक्टीरिया, फंगाई, डीकंपोजर्स, एक मकसद लिख लें कि ये लिख लें, मेरी बात पे नोट्स बना लें मेरे इस लेक्चर के, ठीक है, कि आपने अपना जो है इकोसिस्टम उसमें न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कराना है, उस चीज के लिए बैक्टीरिया फंगाई जरूरी हैं। वो जो बैक्टीरिया फंगाई हैं इस केस के अंदर वो क्या कर रहे हैं, दे आर फीडिंग ऑन द लीव्स। जब लीव्स गिर, दे आर फीडिंग ऑन द लीव्स। लीव्स में क्या है जनाब, सेलुलोज है हमारे पास, लीव्स के अंदर सेल्स हैं, में कार्बन है हमारे पास, क्लोरोफिल है, और भी ढेर सारे, मैग्नीशियम है, जो कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके ऊपर फीड कर रहा है हमारा ये जो हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स के डीकंपोजर है, उसके ऊपर फीड कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि वो अपने मतलब की जो चीज उनके होते हैं, खाना पीना, अपना उनकी जो है सर्वाइवल के लिए चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनकी मदद लेते हैं वो, इसलिए। और जो
सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो वापस कर देते हैं टू द इकोसिस्टम। इस केस में सॉइल को वो रिटर्न कर देंगे। दे आर डिकम्पोजर्स। नंबर एक चीज, दे फीड ऑन द लीव्स एंड एब्जॉर्ब देयर फूड and return organic nutrients back to the ecosystem, so the plants gets nutrients which are essential। तो ये मेन बात थी इस चीज की, डिकम्पोजर्स के काम की। पार्ट बी में क्या कहता है, एवरी ईयर लार्ज एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। सो ठीक है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ अ कैपेक ट्री इज मेड ऑफ द एलिमेंट कार्बन। ये काम की चीज बताई उसने। नेम वन सब्सटेंस फाउंड इन द प्लांट्स बट नॉट एनिमल्स दैट कंटेन्स कार्बन। अब कैपेक ट्री की जो हाइट है वो क्या है, हाइट लेट्स सपोज की 20 मीटर है, काफी ज्यादा है उसकी हाइट, 20 मीटर है। तो इसमें वुड पाई जाएगी। वुड की स्ट्रेंथ किस वजह से होती है हमारे पास, क्योंकि प्लांट सेल जो है सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है, सेलुलोज। तो और भी ढेर सारे लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं ख्याल सेलुलोज ही बेहतर रहेगा। सेलुलोज इज वन सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल, क्योंकि एनिमल्स के पास सेल वॉल होती नहीं तो उसमें होगा ही नहीं। So this is your answer. Explain how burning trees combines to global warming। burning tree से क्या है कि जी CO2, अब respiration और burning ये सारे इसमें, burning में क्या है कि CO2 इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगी, ग्रीन हाउस गैस है जो, अब ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, ये जहाँ कहीं पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा हुआ है, बहरहाल केमिस्ट्री में ही पढ़ा था, 9th-10th की केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने। तो O3 में मेरा ख्याल है इस चीज का जिक्र के, O3 में आप पढ़ते हो कि जो IR रेस सन से आ रही हैं अर्थ की तरफ, देखिए वो तो इजीली आ जाएंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं उसको ट्रैप कर लेता है CO2। CO2 क्या है हमारे पास, ग्रीन हाउस गैस है। CO2 ग्रीन हाउस गैस है हमारे पास, वो उसको ट्रैप कर लेता है। उस वजह से क्या होता है कि जी जो बॉडी, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता रहता है। So burning of trees releases CO2 and which is a greenhouse gas. This gas is absorbed the IR rays, reflected back from the earth and warms the earth। earth को गर्म करता है। The temperature of the earth is increasing। क्या मतलब, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ओ हो काफी तबाही मचा दी पेपर के ऊपर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहता है, द ग्राफ शोज हाउ ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन चेंजेस आफ्टर अ पर्सन ड्रिंक्स अल्कोहल। तो उसने शराब नोशी की, उसके बाद उसकी ब्लड की अल्कोहल कंसंट्रेशन किस तरह चेंज करती है। देखिए घंटे बाद पहुंच जाएगी पीक पे, तो घंटे का जो लेवल है वो ऊपर है, और 6 घंटे बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन इन दी ब्लड, ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, suggest how the shape of the graph can be explained by what happens in the part of the body after drinking alcohol। अच्छा, यहां पर हमने जो है ना, जो तबाही अल्कोहल मचाएगा वो नहीं लिखनी, ठीक है। तबाही होती है लेकिन तबाही आपने लिखनी नहीं है। तबाही के अंदर क्या है कि जी बॉडी की जो वाइटल ऑर्गन्स है, हमारे पास हार्ट है, लंग्स है, वो इंपेयर हो जाएंगे, स्लो रिएक्शन टाइम होगा, डिप्रेसेंट है, और भी बॉडी से फटीग होगा, हेडनेस होगा, डिहाइड्रेशन होगी, हेडेक्स होंगे, तो लिवर जो है वो काम नहीं कर पाएगा, लंग्स स्लो डाउन हो जाएंगे, स्टमक में इरिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, किडनीज में डिहाइड्रेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें आपके लेवल की नहीं है, आपने नहीं लिखना। सजेस्ट हाउ द शेप ऑफ द ग्राफ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट हैपेंस इन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। जवाब नीचे से ही पढ़ेंगे। द अल्कोहल इन द ब्लड राइजेस टू इट्स पीक जस्ट आफ्टर 1 hour बिकॉज अल्कोहल इज अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम विद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से तो ब्लड अल्कोहल होगी एब्सॉर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो लिवर है वो अल्कोहल को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अब जो आपकी बॉडी है, बॉडी ने अल्कोहल को रिलीज करना है, बॉडी ने अल्कोहल को रिलीज करना है अपनी बॉडी से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सेस में है, ठीक है। तो कुछ बहुत थोड़ी मतलब जो है ना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो स्वेट में से रिलीज होगी, और जो ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो यूरिन में से रिलीज होंगी। तभी 6 घंटे बाद हमें बहुत कम देखने को मिलती है यूरिन। हमने उसकी एक्सक्रीशन पे काम करना है, उसके इफेक्ट्स पे काम नहीं करना। और रिपीट, लिवर जो है उसको
ब्रेक डाउन कर देती है अल्कोहल को, कोशिश करती है ब्रेक डाउन करने की, लेकिन चूंकि उसका अपना इंपेयरमेंट होता है, लिवर इंपेयरमेंट होता है, तो वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो अल्कोहल ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा। वो उसकी जो है ब्रेक डाउन करता है बाय यूजिंग अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ADH। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कोहल को एसिटाइलडिहाइड में, जो फर्दर एसीटेट में और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसको तोड़ के रख देते हैं। तो उससे क्या है कि लिवर तो काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि आपके लिवर पर बर्डन ज्यादा है, तो आपकी वैसे ही ब्लड में अल्कोहल ज्यादा हो जाएगी। उसको निकालने का एक तरीका तो यही बेस्ट कि आप उसको यूरिन से रिलीज करो। कुछ अमाउंट जो है यूरिन की वो रिलीज होती है बाय स्वेट। ठीक है, पार्ट बी में क्या कहता है, द ग्राफ शोज दैट द हाईएस्ट ब्लड कंसंट्रेशन फॉर दिस पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इज 0.75 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, suggest two reasons why the highest alcohol concentration may be different for two people after drinking the same volume of alcohol। same volume of alcohol drink करने के बाद दो लोगों में जो blood alcohol concentration है वो उसका क्या होगा। आप किसी बच्चे को पिलाएं शराब या आप किसी अडल्ट को पिलाएं, दोनों में ड्रास्टिक जो मतलब इफेक्ट्स तो ड्रास्टिक दायरी बात देखने को मिलेंगे ही सही, लेकिन दोनों में ड्रास्टिक चेंजेस भी देखने को मिलेंगी। इन व्हाट, इन ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। एक जो अडल्ट है उसका जो स्टमक है, एक तो उसका साइज बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा है, उस सब की वजह से क्या होना है कि उसमें अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होनी है और कम एक्सक्रीशन होनी है। बच्चे के अंदर जिसको आपने लेट्स सपोज 55 ग्राम आपने अडल्ट को भी दी थी, 55 ग्राम अपने बच्चे को भी दी थी, तो 55 ग्राम में से बच्चे के अंदर एब्जॉर्ब बहुत थोड़ा होना है, क्योंकि 5 साल 10 साल का बच्चा ले लेते हैं, ठीक है, ये 15 साल का बच्चा लेते हैं हमारी उम्र का। आप O1 में कोई हो 15 साल का, तो उस बच्चे के अंदर क्या है कि बहुत थोड़ी एब्जॉर्प्शन होनी है, क्योंकि उसके स्टमक और उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज इतना बड़ा ही नहीं कि एब्जॉर्प्शन हो, एक्सक्रीशन ज्यादा होनी है। दूसरा ये तो नंबर एक चीज तो ये आपके वेट पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है और आपके जेंडर पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3-4 चीजें हैं, इट डिपेंड्स। हाँ, ये कमाल की बात लिखी मैंने, ठीक है, कि आपका जो लिवर है, एक लेट्स सपोज एक बंदा है जो पिछले 25 साल से अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, उसका लिवर तो हो गया बर्बाद, उसके लिवर ने तो काम करना है ही नहीं, तो तबाही मची है वहां पे। तो भाई वो कहेगा यार लिवर ऐसी हो, ये उसका जो लिवर है वो तो अकम्पनीड है कि भाई मुझे पता मैंने इतने दिनों बाद अल्कोहल पीनी है, तो उसका जो लिवर है वो पहले ही खराब चल रहा है। आप किसी फ्रेश हेल्दी पर्सन को शराब नोशी कराओ तो यार उसके लिवर ने कहना यार ये क्या बला है, मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ब्रेक डाउन कैपेबिलिटी ऑफ अल्कोहल ऑफ द लिवर। अगर तो आपके लिवर ने उसको रेडली इसको ब्रेक कर दिया अल्कोहल को छोटे मॉलिक्यूल्स में एसिटाइलडिहाइड में, तो तब की ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन थोड़ी होगी, ना कर पाए तो ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें हैं, डिपेंड्स लार्जली ऑन द ब्रेक डाउन कैपेबिलिटी ऑफ लिवर। ये पॉइंट पहले है। वेट, साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एज एंड जेंडर, तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं, इनको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, पार्ट सी में क्या कहता है, डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म्स इफेक्ट्स ऑफ हाई ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। चलो जी, अब इफेक्ट्स की बात करते हैं। ये डिप्रेसेंट है, पता होना चाहिए आपको। डिप्रेस द एक्टिविटीज ऑफ सीएनएस की एक्टिविटी होगी, डिप्रेस होगी, सारी बॉडी की एक्टिविटी डिप्रेस होगी। लंग्स का फंक्शन डिप्रेस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टमक का, गट पूरे का हो गया डिप्रेस हो गया, हार्ट का डिप्रेस हो गया फंक्शन। उसके साथ किस चीज का डिप्रेस करेगा, रीनल सिस्टम का जो है फंक्शन जो है वो भी डिप्रेस करेगा, डर्मा का करेगा, सारों का ही कर देगा। तो इट डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस ड्यू टू विच ब्लड वीन, वो क्योंकि आपका जो ऑप्थमेल्टिक फंक्शन है आईज का वो भी गया वहां पे, ठीक है, कम हो जाएगा। लॉस ऑफ इफेक्टिव मसल फंक्शन, तो फिजियो भी काम करना छोड़ गई आपकी। ड्राउजीनेस, क्यों ब्रेन काम नहीं कर रहा, एंड वीकनेस, क्यों बॉडी ने ग्लूकोज लिवर काम नहीं कर रहा जी, तो वीकनेस भी हो सकती है, ठीक है। चलो जी, आगे सारा आसान है, तो आगे सारा पीसेस ऑफ केक है हमारे पास। बायो का मसला ये इसमें लिखना बहुत पड़ना है, मैं सही बात बताऊं आपको। पार्ट 6 में क्या कहता है, एक्सप्लेन लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एन एंजाइम एक्शन यूजिंग अ नेम्ड एग्जांपल। एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन है, उस पर क्या होती है, एक चीज हमारे पास एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट कौन सी जगह है, सो लेट्स सपोज ये एक एंजाइम था,
तो एक मिनट कलर चेंज करते हैं कंप्रीहेंशन में आसानी हो। तो ये जगह है जहां पर आके क्या चीज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने अटैच होना है, इस जगह को कहते हैं एक्टिव साइट। अब हर एंजाइम के पास एक क्या होती है, स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है हर एंजाइम के पास। अब क्या है, और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी एक फिक्स शेप होती है। तो आगे आप A1 में पढ़ोगे मोबिलाइजिंग और इमोबिलाइजिंग एंजाइम्स का, वो यहाँ पर सारा चक्कर कौन नहीं, आपने उसका लिखना है यहाँ पर, उसका वैसे ताल्लुक भी से इतना खास कोई नहीं है बल वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाए तो आता है आपका। खैर, तो एक्टिव साइट में स्पेसिफिक सबस्ट्रेट नहीं फिट होना है आकर। तो लेट्स सपोज ये अगर आपका लॉक था तो ये इसकी की है कि आपके घर की जो चाबी है उसी से आपने घर का दरवाजा खोलना है और किसी से नहीं खोल पाना है, ठीक है। इसी बात को हम क्या कहते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एन एंजाइम के। लॉक एंड की हाइपोथेसिस सेज दैट बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव अ फिक्स्ड शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू द ईच अदर, एग्जैक्टली एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है, इस तरह मैंने यहां पर दिखाया। अच्छा, मिसाल भी देने बाय यूजिंग अ नेम्ड एग्जांपल, अमाइलेज जो है, अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। अमाइलेज इज एन एंजाइम दैट हैज अ फिक्स्ड एक्टिव साइट। इसकी एक फिक्स्ड एक्टिव साइट है दैट बाइंड्स टू स्टार्च दैट फिक्स एग्जैक्टली इनटू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में स्टार्च एग्जैक्टली फिट होता है, वो उसको ब्रेक कर देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, तो उसको वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डाइसैकराइड्स आ जाते हैं हमारे, उसको ब्रेक कर देते हैं। सो दिस इज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल्स व्हाई प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक बात ऊपर वाले सवाल से हम इन्फर करेंगे, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई ही यही है। अब एंजाइम के बगैर आपकी बॉडी कभी काम नहीं कर पाएगी। जो रिएक्शन उसने 2000 सेकंड में कराना है, एंजाइम के साथ वो 0.1 सेकंड में करा देता है, ठीक है ना। तो एंजाइम नंबर एक चीज, एंजाइम के बगैर उसने कभी फंक्शन नहीं कर पाना आपके जो है बॉडी ने, प्रोटीन के बगैर कभी फंक्शन नहीं कर पाना, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो हमारा इसेंशियल कंपोनेंट है मसल मैस की, उसको रिटेन करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। तभी आप में से अगर कोई जिम करता हो तो उसको कहते हैं कि जी ये 4000 का प्रोटीन सप्लीमेंट है, ये खा लो वो खा लो। तो अब आपको बताऊं होते भी इफेक्टिव है असल में, ठीक है। वो इसलिए कि वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। आप जो फूड में से प्रोटीन खाते हो उसमें उसका बहुत थोड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, लेकिन जो आप सप्लीमेंट लेते हो उसका सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट ऑफ उसकी प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाती है, वो आपका मसल मैस बनाती है। सो इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मसल मैस एंड इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। साथ ही साथ ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए। ग्रोथ के लिए क्यों प्रोटीन्स चाहिए, सवाल ये आता है। ग्रोथ में आपके पास सेल जो है, सेल अपने मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है। सेल मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको पता है कि आपके क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं। क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रोटीन्स तो वहां पर भी आ गई। तो सेल को डिवाइड करने के लिए भी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होती हैं। इट सेल्फ मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सालों में भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स होती हैं जो सबके अंदर काम हिस्सा लेती हैं आकर। तो प्रोटीन की आप उसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारे पास एंटीबॉडीज हैं सारी, वो भी प्रोटीन्स ही हैं, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स हैं। कुछ सिलेक्टिव हार्मोन्स हैं हमारे पास, वो भी प्रोटीन्स हैं हमारे पास। और अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स और लिपिड्स की डेफिशिएंसी है और आपको एनर्जी चाहिए तो वहां पर प्रोटीन एज एन एनर्जी सोर्स भी सर्व कर सकती है। खैर, एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कार्ब्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर विस्कोसिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। आपका जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें भी एल्ब्यूमिन होती है। एल्ब्यूमिन के ऊपर हार्मोन आकर अटैच होता है, उसको वो एक जगह से लेट्स पुट दिस प्लेस 1 सो इट कैरीज इट टू प्लेस 2। ऑल एंजाइम्स प्रोटीन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इम्यूनिटी एज एंटीबॉडीज, ठीक है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। कैराटिन, कैराटिन एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेयर नेल्स इज आल्सो प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपकी जो बाल शाल, आपकी जो लुक है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी प्रोटीन्स हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। आगे आप लिख दो कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और वो फिर डिवाइड होती हैं, तो वो आपने लिखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल डिटेल जरूरत है लेकिन लिख सकते हैं आप। खैर,
पार्ट 7 में क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो मैं एक्सप्लेनेशन साथ ही दूंगा। न्यूक्लियस जो है इट कंसिस्ट क्रोमोसोम्स, इट कंसिस्ट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज वाउंड अराउंड अ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो लेट्स सपोज ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, उसका एक छोटा पार्ट क्या कहलाता है, जीन इज कॉल्ड अ जीन विच कंसिस्ट ऑफ कोड। इसके ऊपर कोड क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इसका कोड है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज योर कोड, हेयर इज योर कोड विच इज यूज्ड बाय राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स यूज करते हैं इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, इस फॉर्म को कहते हैं ट्रांसलेशन। जो उसका वो मैसेज होता है जीन का, वो ट्रांसफर होता है मैसेंजर आरएनए के अंदर, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ट्रांसलेशन होती है इसकी टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ सेल। तो एक सेल की जो नेचर है वो प्रोटीन के फंक्शन पे ही डिपेंड करती है कि प्रोटीन उसने कौन सी बनानी, कहाँ बनानी है। डिफरेंट सेल्स हैं हमारे पास, मसल सेल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, कुछ में प्रोटीन्स कम होती है। तो वो सारा आपकी जो नेचर ऑफ द सेल है वो डिस्क्राइब किस चीज ने करनी है, आपकी प्रोटीन्स ने ही करनी है, आपका जो क्रोमोसोम्स है उसने ही करनी है आपके, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग मियोसिस। अब ये बात रोल ऑफ न्यूक्लियस बता दी, अब सेल डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोथ पेरेंट्स, ठीक है, समझ गए, इन विच देयर ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। गैमेट्स हैं, ट्रेट्स उसके क्या है कि वो मियोसिस हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई, ट्रेट्स जो है वो पहुंच गए जनाब क्रोमोसोम्स की जो सिस्टर क्रोमोटेड्स हैं उसके ऊपर, क्या नाम है जी, वो भी जो डीएनए से बना हुआ है, डीएनए किसे बना हुआ है, जीन से बना हुआ है, तो उसके अंदर जो मैसेज है वो इनक्रिप्ट करा दिया हमने। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स, जब दोनों कंबाइन करते हैं, जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट कंबाइन, तो जीन्स क्या के जी ए एंड ए, जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें लेट्स पर अगर ये आपका मेल था, ये फीमेल था, तो एक मेल के पास जो है डोमिनेंट अलील थी, तो डोमिनेंट अलील अपना, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो डोमिनेंट अलील अपना जो है रिलेशन एक्सप्रेस करेगा, एंड द कैरेक्टरिस्टिक इज सीन। ये ए है तो इसको हम ले सकते हैं, एल्बिनिज्म को ले सकते हैं कि ये इसका ए, जिसमें कैपिटल ए डोमिनेट करेगा, तो ये नॉर्मल बॉडी पिगमेंटेशन वाला बंदा होगा। अच्छा, if people are exposed to ionizing radiation, this may affect the inheritance of characteristics by their children. सारों को पता क्या होना है, म्यूटेशन होनी है, suggest how this exposure to radiation may affect inheritance of characteristics. अब पढ़ते जाएं, exposure to ionizing radiation जो कि चेंज कर सकता है, म्यूटेशन करा सकता है, it can change the sequence of nucleotides on the DNA, एक चीज, and it can change the number of chromosomes, और इट कैन ऑल्टर सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को चेंज कर देगा, एंड देयरफॉर चेंज द नेचर ऑफ द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड। क्योंकि अब गलत मैसेज हमारे पास इनक्रिप्ट होगा मैसेंजर आरएनए के अंदर, और वही जाएगा हमारे पास राइबोसोम्स को, ट्रांसलेशन होगी तो गलत प्रोटीन बन जाएगी। दिस चेंज मे रिजल्ट इन अ बेनिफिशियल वेरिएशन। अच्छा, अब ये चेंज प्रोड्यूस हो रही है, ये कर आमद भी हो सकती है किसी केस के अंदर, जरूरी नहीं है, क्या पता आपके अंदर वो प्रोड्यूस हो जाए जो कि रेजिस्टेंट है आयनाइजिंग रेडिएशन को, हो तो सकता है। तो इसकी वजह से क्या है कि आइदर इट कैन प्रोड्यूस अ जेनेटिक बेनिफिशियल वेरिएशन, और या फिर इट कैन कॉज जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक कैंसर, या इसमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ के जो है मैसेज या प्रोटीन्स, जो मैसेज गलत मैसेज जाएगा, गलत जो है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से ड्रास्टिक और बहुत ज्यादा हमें मसाइल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, पार्ट 8 पे पहुंचते हैं। पार्ट 8 में क्या कहता है, वाटर एंटर्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल दिस, कंपेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन ह्यूमन एंड फ्लावरिंग प्लांट। अगेन एक्सप्लेनेशन नीचे साथ ही देंगे। सिमिलैरिटीज की पहले हम बात करते हैं।
दैट वाटर ट्रेवल्स इन ट्यूब्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जाइलम के थ्रू ट्रेवल करता है, जाइलम ट्यूब की तरह, और वाटर में हमारे पास ट्रेवल करता है थ्रू द ईसोफेगस, देन ऑब्वियसली टू द गोज टू द हार्ट, और ब्लड में होता है तो ब्लड किस में फ्लो करता है, आर्टरीज में, कैपिलरीज में। एंड वाटर ट्रेवल्स बिटवीन सेल्स बाय ऑस्मोसिस, वाटर हमेशा किससे ट्रेवल करता है, ऑस्मोसिस के जरिए। रट लें, वाटर इज टेकन अप फ्रॉम जाइलम, दिस इज द प्लांट। तो वाटर जाइलम से ऊपर चढ़ता है, जबकि जो इंसान है वो खुद वाटर को इंजेस्ट करते हैं, वाटर खुद ड्रिंक करते हैं, वाटर इज इंजेस्टेड एंड देन इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द कॉलन और फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होती है। जब पिछला पेपर मैंने सॉल्व किया है, आई गेस वेरिएंट 22 है, मई जून 2021 का, उसमें एक सवाल था कि जी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है नहीं होती, होती है। वाटर मूव्स अप द वाटर कॉलम एज ट्रांसपायरेशन अकर्स, ठीक है। जो वाटर है वो वाटर ट्रांसपायरेशन होती है, तो बिकॉज ऑफ कोहेरेंट टेंशन वाटर अप मूव करता है, ठीक है। इज वाटर moved by absorbed in small intestine, absorbed in small intestine. So yes, it is absorbed in the small intestine. ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हार्ट, अच्छा दूसरे केस में क्या है कि जी हार्ट जो है वो पंप ब्लड को पंप करता है वेरियस बॉडी पार्ट्स, दे एब्जॉर्ब द वाटर बाय ऑस्मोसिस एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा जी, एक्सेसिव वाटर का क्या है कि एक्सेसिव वाटर लूज कर देती है आपकी बॉडी थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के थ्रू वो लूज कर देती है। जो इवेपोरेशन नहीं, ये तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं ना, तो एक्सेसिव वाटर इवेपोरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, तो उसमें रिमूव होती है। जबकि इंसानों के केस में स्वेटिंग में भी क्या इवेपोरेशन देखने को मिलती है, या बाय यूरिनेशन की एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर दो, वो हमें उसके जरिए वो हम एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, पार्ट बी में क्या कहता है, वाटर इन ह्यूमंस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन डिसॉल्व्ड मिनरल आयरन, सजेस्ट व्हाई द मिनरल आयरन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर डिफरेंट, व्हाई इज द मिनरल आयरन रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट। इंसानों के जो काम है, जो कांड है, वही इतने कम्प्लेक्स है, उनकी बॉडी कम्प्लेक्स है कि उनको तो मिनरल्स चाहिए चाहिए, ढेर सारे मिनरल्स चाहिए, एक नहीं कितना ज्यादा, उनकी सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट ऑफ मिनरल्स चाहिए, ठीक है ना। बस यही सारी बात है। ह्यूमंस ओनली रिस्पायर, चले पहले तो उसको रिस्पायरेशन और बायो एनर्जेटिक्स की बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट कर लेना, जबकि प्लांट्स रिस्पायरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। फर्दरमोर द ह्यूमन एक्टिविटीज आर मच मोर कम्प्लेक्स एंड देयर बॉडी एंड बॉडी सिस्टम आर आल्सो हाईली डिफरेंट। कम्प्लेक्स लिखेंगे क्योंकि ह्यूमंस की जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यही उसने रीजन बताइए, तो यही एक रीजन है कि भाई इस वजह से ही होता है और तो कोई वजह नहीं है। यही बेसिक हमने लिखना है। 4 नंबर का सवाल है, मिसाल के तौर पर प्लांट्स नीड आयरन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मैनी एंजाइम्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको आयरन थोड़ी चाहिए लेकिन ह्यूमंस को आयरन सिग्निफिकेंटली चाहिए। क्यों? हीमोग्लोबिन के लिए, ह्यूमंस के लिए, और इसकी डिफिशियंसी जो है उससे क्या होता है जी, अनीमिया होता है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि मिनरल रिक्वायरमेंट्स इस वजह से डिफरेंट हैं कि आपकी बॉडी की जो एक्टिविटीज है वही इतनी खराब है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको तो चाहिए हर चीज इस तरह की। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट 9 के ऊपर। तो ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से है। स्पर्म सेल्स एंड पोलन ग्रेन्स आर बोथ इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कंपेयर द फंक्शन ऑफ स्पर्म सेल एंड अ पोलन ग्रेन एंड डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो स्पर्म का और पोलन ग्रेन का आपस में फंक्शन बताएं और उनका स्ट्रक्चर का क्या लेना देना है उसके साथ, ठीक है। स्पर्म सेल्स एंड पोलन ग्रेन्स, पहले सिमिलरिटी है अगेन, are both gametes produced by mitosis, ठीक है, which contain haploid and number of chromosomes, both produce zygote upon fertilization. Sperm cells क्या है? They are motile and they can swim to the egg cells because उनके पास क्या है कि जी फ्लैजेलम है उनके पास, ये बात लिख लें, उनके पास फ्लैजेलम है। एक सेकेंड, फ्लैजेलम है स्पर्म सेल्स के पास, इस वजह से वो एग सेल तक स्विम करके जा सकते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है वो मूव नहीं कर पाते एंड दे आर कैरिड टू द अदर फ्लावर बाय पोलिनेटर्स लाइक विंड एंड ह्यूमंस। स्पर्म सेल अपने खुले बंदे हैं, ठीक है, इनको मसला ही कोई नहीं, चले जाएंगे। स्पर्म सेल्स डायरेक्टली फर्टिलाइज एग सेल्स, वो क्यों डायरेक्टली फर्टिलाइज कर सकते हैं कि उनके पास एक्रोसोम होता है, इसमें एंजाइम होते हैं कि वो एग सेल की एक्टिविटी को इनिशिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली फर्टिलाइज कर सकते हैं।
स्पर्म सेल्स, जबकि जो पोलन ग्रेन्स हैं, दे यूज द पोलन ट्यूब टू ग्रो एंड डिलीवर स्पर्म सेल्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और उसके बाद गाइनीशियम के अंदर स्पर्म सेल फिर जाके खुद को वहां पर करवाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। यही था बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर। पार्ट बी में क्या है, सजेस्ट रीजंस व्हाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी बेटर फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है, बस यही वजह है। इस बात से आगे सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं आपने कि चूंकि वेरिएशन देखने को मिलती है तो वो हर प्लांट हर लिहाज से बेहतर हो जाता है। लेट्स सपोज कि एक डिजीज होती है वैसे गंबोरो पोल्ट्री के अंदर, तो गंबोरो अगर लेट्स सपोज गंबोरो प्लांट को अटैक करती है, प्लांट एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, तो पहले अगर पेरेंट को गंबोरो थी तो बच्चे को भी गंबोरो होगी, उससे अगले को गंबोरो होगी, गंबोरो 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 फैल जाएगी तो डिजीज ज्यादा हो जाएंगी। अगर वहां पे हम करवाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक को गंबोरो है, दूसरे को गंबोरो नहीं है, एक के पास गंबोरो रेजिस्टेंट जीन है और दूसरे को गंबोरो है, तो गंबोरो रेजिस्टेंट जीन गंबोरो के खिलाफ काम करके उसको खत्म कर देगा। तो यही सारी बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चूंकि हमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन, बस ये इसका लेवल ऊपर है। Sexual reproduction introduces variation in the successive generation, whereas in asexual reproduction genetically identical offspring are produced। पहले तो differentiate करेंगे होता क्या है। Genetic diversity which is in sexual reproduction can provide resistance to disease, मैंने बता दी क्यों, whereas in asexual a single disease can cause much destruction, it can cause mass destruction। क्यों भाई, उसके खिलाफ जीन्स ही नहीं है, सिमिलर जीन आइडेंटिकल जीन्स नीचे जा रही हैं और एक आएगी उसने पूरी फसल को खराब करना है। Offsprings from sexual reproduction tend to have higher fitness levels as beneficial traits are more likely to be passed on। एक फिनोमेना हमने सारों ने पढ़ा होगा नेचुरल सिलेक्शन, तो वो फिनोमेना यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा इन्वॉल्व होता है कि सेक्सुअल के अंदर वो ट्रेट जो चाहिए होती है सेक्सुअल जनरेशन को वो आगे जाती है, जबकि ए सेक्सुअल में जोन सी बस वही आगे जाएगी। तो ये भी अगेन एक डिफेक्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके बाद बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ ऑफस्प्रिंग्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स। अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या है कि चूंकि दो जीन्स कंबाइन हो गए, अगर दो पेरेंट थे, पहले दो पेरेंट थे, ये जो है ये विंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये जो है ये विंड को बर्दाश्त कर पाता, दोनों ने कंबाइन होकर बच्चा बनाया, मतलब बच्चा बना इनका, तो ये जो है ये विंड को झाल लेगा। ये विंड को क्यों झाल लेगा, क्योंकि अब पता है कि जो विंड ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है, उसके पास जीन तो है विंड को रेजिस्ट करने का। इससे क्या है बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, अलाउ ऑफस्प्रिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स। टेंपरेचर भी हो सकता है, वाटर डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें थी मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो पेपर था उसका हुआ इख्तिताम। थैंक यू है फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय एंड गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।